अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि बाकी साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे हमें। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आज का एंड पे रखूंगा क्योंकि एक तो हमने इस एग्जांपल 4.6 को बिल्कुल एंड से निपटाना है और एक छोटी सी एग्जांपल और करनी है और उसके बाद हम जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको कल भी बता दिया था कि दूसरी क्लास थोड़ा लैग कर रही है। तो उसको साथ लेकर आने के लिए दूसरा सेक्शन जो है वो मैं आज का सेशन आपका फुली उस तरह कंडक्ट नहीं करूंगा जिस तरह मुझे कंडक्ट करना चाहिए। बाकी लेकिन ये है कि आपकी जो प्रीवियस क्यूरीज हैं उनको हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है। बट मैं फिर भी थोड़ा सा वेट करूंगा, 5 एक मिनट या 2 एक मिनट और मैं वेट कर लूंगा ताकि बाकी लोग आ जाएं। इतने में आप लोग जो आ चुके हैं उनमें से वॉलंटियर चुन लें अगर कोई आज के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहता है। और बशर्त ये है कि थोड़ा सा इसका इंटरनेट अच्छा हो ताकि लैग ना आए। थोड़ा एक और कंडीशन मेरे लिए ये बेहतर होगा अगर उसके बैकग्राउंड में अगर वॉल्यूम बैकग्राउंड नॉइज ना हो बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि उसका अपना भी माइक वगैरह अच्छा हो, बेहतर हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये 2 3 कंडीशन है। बाकी एवरेज स्टूडेंट भी हो या बिलो एवरेज भी हो तो कोई इतना नहीं है, वो चलेगा, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो तो शुरू में मैंने थोड़ा सा एक फ्लो में आने के लिए मैंने कहा था कि स्टूडेंट थोड़ा अच्छा हो, लेकिन वो ये है कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो तो चलेगा काम। ठीक है, मेन वो चीज़ है हमारी, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन बुरा है तो फिर तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ वो बात ही नहीं पहुंचेगी। टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हमें सहारा लेना पड़ रहा है। तो आज के सेशन में कौन आएगा, और अगर सी आ रहा है तो काइंडली जो है वो ये अब ड्यूटी तो क्योंकि अब सी आर की ख़त्म हो गई है, सबको आईडी वगैरह मैंने बता दिया है, अपना लॉगिन पासवर्ड सबके पास है। ठीक है, तो जल्दी आ जाया करें क्योंकि सेशन अब अगर टाइमली एंड हो जाएगा तो अभी वो अटेंडेंस के लिए एंड तक तो नहीं हम बैठेंगे ना किसी की। ठीक है, खैर एनी वॉलंटियर्स, अबाउट हाफ द स्ट्रेंथ तो होगी क्लास की। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अगला फिर वो अगली एग्जांपल में हम ज्वाइन कर पाएंगे तो फिर उनका नुकसान है। अब वी आर ऑलरेडी 5 मिनट्स इनटू द क्लास। एनी वॉलंटियर्स फ्रॉम टुडे, या फिर मैं उन 6 के नाम लूँ और उनमें से जो कर चुके हैं उनके अलावा। सेक्शन बी, वकास, उसामा, अली हमजा एंड अक्सा, उमैमा, आयजा, अफजाल। इन 6 में से कौन वॉलंटियर करना चाहेंगे आज के लिए? नो प्रेशर अगेन, कोई मसला नहीं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो उसमें कोई मसला नहीं, सारे सीखने आए हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर वॉलंटियर करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, खुद आप आएंगे तो तब। सारे लगता है एक दूसरे को देखते रहते हैं कि क्या करना है। एनीबडी, इस वीक कौन कौन हो गया है वो हैंड रेज कर दें ताकि चले हम बाय एलिमिनेशन जो है वो देख लेते हैं कि कौन आ, आना चाहिए। इस वीक कौन कौन हो गया? अक्सा, उमैमा और आयजा अफजाल में से कौन कौन? उमैमा हो गई हैं, आयजा हो गई हैं। तो अक्सा अभी तक आई नहीं है मेरे ख्याल है। चलें, वकास और उसामा और अली हमजा में से कौन कौन हो गया इस वीक? अली हमजा हो गया है और वकास इस वीक मेरे ख्याल है नहीं हुए। चलें, आज के लिए कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? चलें, हम मिनी चारों में से फिर दोबारा उसामा, चलें उसामा गुड हो गया, एक तो उसामा आ गया हमारे पास आज के लिए। उसामा, आप आज के लिए वॉलंटियर करना चाहेंगे तो अपना हैंड रेज रखें वरना हैंड लोअर कर दें। ओके, चलें उसामा को एक मिनट ले लेंगे, मैं उसामा को अनम्यूट कर रहा हूँ। उसामा, यू विल वॉलंटियर फॉर टुडे? यस सर। चलें, एक तो अच्छा हो गया, उसामा आ गए। ठीक है, एनीबडी एल्स फ्रॉम फीमेल साइड, कोई और भी हिम्मत कर ले। मेरे ख्याल है अक्सर ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया। आई एम श्योर कि वो हमें वॉलंटियर कर लेती ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। बहरहाल चले, हम एक ही स्टूडेंट के साथ लेकर चलते हैं। सेशन वैसे भी छोटा ही होना है इस हवाले से कि मैंने जो चीज़ें पढ़ानी, बाकी आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके हवाले से बड़ा हो सकता है सेशन। तो लेट अस स्टार्ट, क्योंकि 10 मिनट्स इनटू द क्लास हम ऑलरेडी आ चुके हैं। दैट इज एनफ फॉर इवन फॉर द क्वेश्चन आंसर टाइमिंग। ठीक है, तो कल हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, अपनी रेक्टेंगुलर पल्स की एक केस फाइंड किए थे और मैंने बताया था 3 स्टेप्स होते हैं जब आप किसी पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट करने लगते हैं। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट प्लॉट करना हमने चैप्टर 3 में सीखा है, वो के रिस्पेक्ट से ए केस को प्लॉट करना। ठीक है, के रिस्पेक्ट से ए के प्लॉट करना, तो केस आप ए के इक्वेशन आई हुई है, के 0 पे आप वैल्यू करें, 1 पे करें, प्लॉट कर दें। लेकिन जब फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात होती है तो ओमेगा के रिस्पेक्ट प्लॉट करना होता है
आपने x ऑफ j ओमेगा को, ठीक है। तो उसके लिए 3 स्टेप, पहला स्टेप a k फाइंड करें, सेकंड स्टेप आप a k's जितने भी उनको 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, और थर्ड स्टेप जो करस्पॉन्डिंग 2 पाई a k's हैं वो करस्पॉन्डिंग k ओमेगा नॉट यानी कि उसके ऊपर ओमेगा एक्सिस के ऊपर प्लॉट करें। तो अब जब a जीरो को हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जीरो ओमेगा नॉट के ऊपर यानी कि जीरो के एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना चाहिए हमें, जीरो वैल्यू के ऊपर, ओमेगा की जीरो वैल्यू के ऊपर प्लॉट करना चाहिए। इसी तरह जब हम 2 पाई a 1 फाइंड करेंगे तो हमें 1 ओमेगा इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट के ऊपर इसको प्लॉट करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब हम 2 पाई a माइनस 1 फाइंड करेंगे तो उसको हमें ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 ओमेगा नॉट के ऊपर यानी कि माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर इधर प्लॉट करना चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर उसामा? Yes, ये sir. बात समझ आती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर तो आपके पास पता चल लो कि इनफाइनाइट सीरीज है तो ज्यादा दूर ना जाया करें, तीन तीन वैल्यूज या 2 वैल्यूज ईच साइड पर काफी होंगी, -2 से लेकर +2 तक, -2 मेगा नॉट, माइनस मेगा नॉट, 0 मेगा नॉट, 2 मेगा नॉट या 3 मेगा नॉट तक चले जाएं काफी होंगी। लेकिन अगर वैसे ही पता चल रहा है कि 2-3 से ज्यादा आएंगी नहीं, जिस तरह ऑलरेडी आपकी जो साइन हमने किया था या कॉज किया था एग्जाम्पल, उसमें आई 2 रहे थे दोनों में, तो आप फिर उतने प्लॉट कर दें, ठीक है। अब यहां से इशू शुरू हुआ था कि ये सीरीज इसके तो इनफाइनाइट है, तो जो अगर हमने 3 भी प्लॉट करने हैं दोनों साइडों पर, या 2 भी करने हैं, या एक ही प्लॉट करना है और जीरो वाला प्लॉट करना है, तो उसको करें कैसे? तो इसमें जहां पर हम अटक गए थे, या मैं अटक गया था और कंफ्यूज हो गया था, वो ये था कि इसमें एक क्वांटिटी है जिसको डिफाइन ही अभी तक हमने नहीं किया था, और वो ये क्वांटिटी थी ग्रीन वाली T1। T1 फिलहाल हमने आर्बिट्रेरी लिया हुआ था, हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो तब हम उस पल्स के बारे में उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बना सकेंगे, ठीक है। तो T1 कभी भी आर्बिट्रेरी नहीं होता बल्कि एक कांस्टेंट होता है। लेकिन ये बात है कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं ये किसी भी जनरल रेक्टेंगुलर पल्स के लिए निकाल रहे हैं। तो कोई भी रेक्टेंगुलर पल्स होगी उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आप देखेंगे कि उसका एनवेलप हमेशा हमेशा फिर ये रेक्टेंगुलर पल्स नहीं, सॉरी, ये स्क्वायर वेव है। ये स्क्वायर वेव का, कोई भी स्क्वायर वेव होगी उसका पीरियोडिक स्क्वायर वेव का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो हमेशा उसका जो एनवेलप बनेगा वो सिंक वेव ही बनेगी, ठीक है। क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक का हमेशा क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, और ए पीरियोडिक यानी कि रेक्टेंगुलर पल्स का हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक, सॉरी पीरियोडिक यानी कॉन्टिन्यूअस, एक सिंक वेव होती है, ठीक है ना। तो ये भी एक अपोजिट चीज है कि ए पीरियोडिक का फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है, एनवेलप होता है, और पीरियोडिक सिग्नल का आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है। तो ये एक बात भी है, डिस्क्रीट होता है। और ये जो डिस्क्रीट होता है इसका एनवेलप जब आप बनाएंगे तो वो आपको ए पीरियोडिक वाले का मिलेगा, अगर आप उसको ए पीरियोडिसाइज कर देना तो वो वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक नई बात, ये इंफॉर्मेशन भी जेहन में रखनी है हमने। बहरहाल ये जरूरी नहीं है कि आप जेहन में रखें, बहरहाल। और सबसे आसान तरीका क्या है बनाने का पीरियोडिक सिग्नल का, कि उस पीरियोडिक सिग्नल का दो दो तरीके, वो दूसरा तरीका तो हमने शुरू में पढ़ा था, हमने छोड़ दिया है। अभी आप सिर्फ इस तरीके पर ज़हन में रखें कि 3 स्टेप्स हैं, ए के निकालें, उन ए केस को 2 पाई पे मल्टीप्लाई करें और करस्पॉन्डिंग के ओमेगा नॉट वाले पे आप उसको प्लॉट कर दें। तो ए जीरो निकालने के लिए, ताकि हम इसको जीरो ओमेगा नॉट पर प्लॉट कर सकें, हमने क्या कहा था कि के को हम जीरो पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जहां पर हमारी कंफ्यूजन हो रही थी कि T1 को क्या प्लॉट करना है, और बुक ने T1 को रखा हुआ है इस तरीके से कि उसने कहा है कि T जो होगा टाइम पीरियड आपका वो 41, क्योंकि ये वो पीरियोडिक 40 सिग्नल है, ठीक है, ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए उसने T को 41 रखा हुआ है। तो जो आपका ये ओमेगा नॉट T1 है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा नॉट T/4, ठीक है ना, क्योंकि T1 मेगा नॉट T1 है ना, तो T1 इक्वल्स टू T/4 बनता है, तो ये मेगा नॉट T/4 बनेगा, जिसकी वजह से ओमेगा सही नॉट T आपको पता है क्या होता है, 2 पाई/4। ओमेगा नॉट T 2 पाई होता है ना, मेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई/T, ऐसे ही होता है ना। तो मेगा नॉट T 2 पाई यस के सर इक्वल होता है, तो ये पाई/2 बना, ठीक है। तो बेसिकली ये पुट करने की वजह से ये जो मेगा नॉट T1 बन गया था, मेगा नॉट T/4 इक्वल टू पाई/4 इक्वल टू पाई/2, के पाई/2 बन गया था, ठीक है। तो ये इसकी वजह से हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आना शुरू हो गई थी। अब जब आप ए नॉट निकालते हैं तो लॉपिटल रूल से पता चलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जो ए नॉट आपके पास आता है वो वैसे 1/2 आता है, लेकिन जब आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 2 पाई से, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 1/2 पाई आ जाएगा, पाया आ ठीक जाएगा है।
तो 0 के ऊपर आप बुक में भी देखेंगे तो पाई की पल्स होगी, पाई हाइट की पल्स होगी। ठीक है, अगर मैं इसको बुक से वेरीफाई आपको करा सकूं क्विकली, क्योंकि हमारे पास टाइम आज इसलिए बहुत है क्योंकि आप आगे हैं ऑलरेडी सेक्शन से, दूसरे सेक्शन से। तो ठीक है, तो अगर बुक में आपको होपफुली नजर आ रहा हो, ये जो हाइट है पाए नजर आ रहा है, पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा सामा? ये जो हाइट है, सर मतलब वो बुक में बस पड़ी हुई है सर, मैंने देख लिया था वो, आप ठीक उसके है, पाई है सबसे हाइट पे पाए है, और पाया फिर आ रहा आगे है, फिर जो है वो। ठीक है ना। तो ए नॉट आप जब इसमें लॉपिटल रूल के मुताबिक पुट करेंगे तो पाया आएगा। ठीक है, हम A1 को करते हैं। अब जब A1 हम पुट करेंगे, जब हम A1 इक्वल पुट करेंगे इसके, तो साइन पाई बाय 2, ठीक है, साइन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 2 होता है साइन 1, पाई बाय 2 1 हो गया, 1 और और नीचे डिवाइड जो है बाई वो 1 पाई, पाया तो ये 1 बाई पाई 1 आएगा। पाई। तो 2 पाई यस से मल्टीप्लाई करना है अभी इसको, क्योंकि हमें तो 2 पाई A1 चाहिए, हमें तो 2 पाई सही। A1 चाहिए ना। तो ये आ जाएगा 2, यस सर। ठीक है। और 2 प्लॉट किधर होगा? तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पाई, पाए पे पॉजिटिव पाई पे नहीं, पॉजिटिव ओमेगा नॉट पे, 1 ओवर पाए पे। अच्छा अच्छा, सही सही। ओमेगा एक्सिस पे ना। ठीक है, A1 2 पाई A1 प्लॉट होता है ओमेगा नॉट पर, ठीक है, एट ओमेगा नॉट, ठीक है। और 2 छोटा होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की अपनी वैल्यू क्या होती है? 3.14 हो गया। 3.14, तो 2, 3.14 वो हो गई, यहाँ 2 हाँ आ ये गई, 2 सही पे सही। आएगा। इसी तरीके से जब आप A-1 करेंगे तो K को आपको -1 पुट करना पड़ेगा, और साइन माइनस पाई बाय 2 आपके पास -1 आता है, तो -1 नीचे माइनस पाई, ये आपस में कैंसिल होगा। जब आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वैल्यू आपके पास 2 ही आएगी, विच विल बी एट माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। और जब आप A2 और A-2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन पाई, विच विल बी 0। आप बुक में देखेंगे कि 2 मेगा नॉट और -2 मेगा नॉट 0 पुट हुआ होगा। तो ये इस तरीके से सारी वैल्यूज आप बाकी निकाल सकते हैं, उससे अगली वैल्यू नेगेटिव आएंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये वैसे हम हमारे पास आजकल बड़े डिजिटल टूल्स आ गए हैं, लेकिन हमें मेन चीज मकसद ये होती है कि मेन इसमें ये है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें डीसी वैल्यू की है, डीसी जीरो फ्रीक्वेंसी की है। उसके बाद जो मेन कंट्रीब्यूशन है आपके रेक्टेंगुलर पल्स में, सॉरी नॉट पल्स, पीरियोडिक स्क्वायर वेव में, वो उसकी फंडामेंटल की है। उसके बाद देखें सेकंड यस सर। हार्मोनिक की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपकी जो स्क्वायर वेव है उसके अंदर सेकंड हार्मोनिक की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जीरो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। फिर थर्ड की है, फिर आप देखेंगे फोर्थ की नहीं होगी, ठीक है। ये शायद इस वजह से होगा कि ये इवन सिग्नल ऑड सिग्नल वाली बात होगी। इवन सिग्नल में इवन हार्मोनिक की शायद नहीं होती हैं, और ऑड में ऑड की नहीं होती है, इस तरह कुछ रिवर्स होता है, ठीक है ना। वो जब हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमें प्रॉपर्टीज में मेंशन हो जाएगा। हम चलते हैं अगली एग्जांपल पर, ये आज ये इस एग्जांपल के लिए इतनी डिस्कशन काफी है, ठीक है। एग्जाम्पल 4.7 तो हमने कर ली थी, वो साइन और कॉज वाली थी, वो हमने पहले कर ली थी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 4.8 पर आते हैं, और ये एग्जाम्पल मैंने बुक में जो चैप्टर 3 है ना, उस टाइम पे मैंने ये वाली चीज छुड़वा दी थी, ठीक है। वो यहाँ पर आ गई है, और मैंने जानबूझ के उस टाइम भी छुड़वा दी, मैंने कहा आगे आएगी तो देखेंगे इसको, ठीक है। ये वैसे तो सैम्पलिंग के वक्त यूज होती है। ये सिग्नल दिया गया है, ये सिग्नल है क्या? ये सिग्नल यहाँ पर पहचान में अभी नहीं आएगा, या आप पहचान सकते हैं सामा कि ये सिग्नल क्या है? सर मतलब इसके अंदर यही है कि के की जो डिफरेंट वैल्यूज है उसके ऊपर, मतलब क्योंकि हम इनको एज इसको 2 डिफरेंट मिनट रुकिए, सैंपल्स ले रहे हैं। यस आप सिंपल ये बताएं कि प्लॉट करूंगा तो क्या आएगा? इस सिग्नल को मैंने टी के सर। रिस्पेक्ट प्लॉट करूंगा तो क्या आएगा? एक्स ऑफ टी है ना। यस चलो सर। मैं सर आपके लिए जीरो आसानी, पे, मैं, हाँ जीरो पे जो है 1 की वैल्यू आएगी, उसके बाद टी के ऊपर, कैपिटल टी के ऊपर एक 1 की वैल्यू आएगी, हाँ और सो ऑन इस तरह माइनस बिल्कुल टी ऐसे के ही ऊपर ऐसे ही है। और आगे। लेकिन ये लोगों के समझने के लिए मुश्किल होगा तो हम आसानी करते हैं उनके लिए। ये 2-3 लेक्चर से ये बात चल रही थी। अगर पिछले लेक्चर में किसी को ये बात याद है ना, -1 और +1 वाली बात याद हो, तो हमने इसको एक चीज के तरीके से प्लॉट किया था। इसको तो प्लॉट कर लेना चाहिए लोगों को, या नहीं? इसमें क्या होगा, इसको एक्सपेंड करें तो इस पे लिखा आता है डेल्टा ऑफ टी माइनस या प्लस टी, कैपिटल टी डेल्टा ऑफ टी प्लस डेल्टा ऑफ टी माइनस टी। तो माइनस ये टी। 3 पल्सेज है ना, 0 पर 1, यस सर। कैपिटल टी पर 1, और एक और माइनस माइनस कैपिटल टी पर। पर 1। तो इस नोटेशन को k = -1 to +1, मेरा ख्याल है कि इससे लोगों को आगे समझ आ जानी चाहिए।
ठीक है, कोई बंदा है जिसको ये चीज समझ नहीं आई है या ये चीज समझ आ गई है, तो इसको अगर ये चीज समझ आ गई तो कोई बंदा जो इसको जब हम -1 to 1 लिख रहे हैं तो उसको भी यही चीज कहना चाहिए, वो चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, यानी कि ये चीज और ये फॉर्म सेम होते हुए, तो अगर मैं कहूं कि मैं इस सिग्नल को ये लिखता हूं तो ये बात भी फिर उसको समझ आ जानी चाहिए कि ये बात फिर ठीक है, यही होना चाहिए। और फिर जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को मजीद -∞ टू +∞, तो इसका मतलब है एक पीरियोडिक सिग्नल होगा जो एक पीरियड के अंदर अपने पास एक पल्स समोए हुए है। ठीक है ना, तो इसका यही मतलब बनता है। तो फिर जो इसका एक पीरियड हुआ वो क्या हुआ कि बस उसमें एक यूनिट इंपल्स है एक पीरियड में। ठीक है, तो चैप्टर 3 में इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना, सॉरी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड करने थे। तो अब चैप्टर 4 में हमारी मजबूरी हो गई है क्योंकि हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। उसामा, हैव यू लेफ्ट अस? अपना हैंड रेज कर दें, आपका माइक म्यूट हो गया मेरे ख्याल है। हाँ, अपना हैंड रेज ही रखा करें। ठीक है, अपना हैंड रेज रखा करें ताकि माइक आपका, आप गलती से म्यूट कर दें तो मैं अनम्यूट दोबारा कर दिया करूँ आपको। ठीक है, सही 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 सही। तो अब हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड करना हमारे लाजमी हो गया। उधर भी हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ही फाइंड करना था, तो बड़ा आसान है। एक पीरियड लेंगे हम, एक पीरियड में एक वेव है और मैंने आपको एक इम्पल्स और इम्पल्स की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई हुई है। तो मैं इस सिग्नल को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इस सिग्नल को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ दोबारा, और इसका एक पीरियड से हमें गर्ज है। बाकी तो मुझे पता है कि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे एक पीरियड से गर्ज है। ठीक है, तो एक पीरियड में ये वाला मैं लेता हूँ, तो एक के मेरे पास क्या होती है डेफिनेशन, 1/t इंटीग्रल ओवर 1 पीरियड फ्रॉम -t/2 टू t/2। ठीक है, x ऑफ t एक्सपोनेंशियल -j ओमेगा नॉट t dt। ये j के ओमेगा नॉट t हम फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट की वजह से कह रहे हैं, वरना अगर आप x ऑफ j ओमेगा लिखते तो डायरेक्ट -j ओमेगा t होता। ठीक है ना, तो ये फर्क याद रखें। अब आप कहते हैं a k इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रल ऑफ डेल्टा ऑफ t एक्सपोनेंशियल -j ओमेगा t dt। और डेल्टा t के बारे में मैंने क्या बताया कि जब इस तरह की इंटीग्रेशन हो तो डेल्टा ऑफ t आप कहते हैं कि ये आ जाता है जो एम्पलीट्यूड हो मल्टीप्लाई बाई e माइनस जे, सॉरी ओमेगा टी, मैं भी रूवानी में लिख गया हूँ, के ओमेगा नॉट टी जे, जे के ओमेगा नॉट टी वेरिएबल evaluated at that particular value that where delta exists। जहां पर डेल्टा एग्जिस्ट यस करता है वहां पर वो वैल्यू आ जाएगी, पुट करनी है। और जब वो आप पुट करेंगे तो वहां पर आ जाएगा 1/t। ठीक है, तो एक ये इसका जो सही फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आ रहा है 1/t आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये मैं रब कर दूं सारा, और मैं सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट लिखूंगा। तो पहला स्टेप में हमने निकाली फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो आपके पास जो मैथमेटिकल सिग्नल था, सॉरी मैथमेटिकल सिग्नल था x ऑफ t था, इसका नाम पता है क्या कहलाता है? ये जो सिग्मा k इक्वल टू -∞ टू +∞ इंपल्सेस थी, इसको कहते हैं इंपल्स ट्रेन। इस सिग्नल को कहते हैं इंपल्स ट्रेन। यस ठीक है, सही तो सर। इस इंपल्स ट्रेन का जो आपके पास फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आया, जो स्टेप 1 था फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने में, वो 1/t आया है। तो सेकंड स्टेप क्या है, आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं हर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को, तो ये तो वैसे ही 2 पाई/t आया है। ओमेगा नॉट ठीक है, हर हर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट इसका तो a0 पुट करेंगे, वो भी के से इंडिपेंडेंट है, सारे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट 1/t आए हैं। ठीक है, तो इसका जो x ऑफ j ओमेगा आएगा आखिरी स्टेप में, वो भी इंपल्स ट्रेन ही आएगी, क्योंकि सारे के सारे ही आपके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हैं वो एक के हैं। तो इसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आएगा वो भी सारे की सारी जगहों पर एक पल्स आएगी, के ओमेगा नॉट, हर जगह पर एक पल्स आएगी जिसकी एम्पलीट्यूड 2 पाई होगा। तो आपका जो इनपुट सिग्नल था, जो सिग्नल था वो भी इंपल्स ट्रेन था, और जो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है वो भी इंपल्स ट्रेन है। सिर्फ फर्क क्या है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 मेगा नॉट, 2 मेगा नॉट, -मेगा नॉट, -2 मेगा नॉट, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो इंपल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंपल्स ट्रेन होता है, लेकिन सिर्फ उस इंपल्स ट्रेन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई हो चुका होता है। बुक में आप एक और नोटेशन देखेंगे कि उन्होंने इस मेगा नॉट की बजाय क्या कर दिया है, 2 पाई/t लिख दिया है। तो क्या इन्होंने गलत काम किया है?
ओमेगा नॉट अच्छा क्या वो होता 2 है? पाई ओमेगा हाँ नॉट ओमेगा, की वैल्यू लगा दी है। हाँ 2 पाई/t होता है। तो Gravity। बस, और इम्पल्स ट्रेन को इसी तरीके से लिखा जाता है ना, उसका एम्पलीट्यूड, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 था इम्पल्स ट्रेन का, तो ओमेगा माइनस के, और ये ओमेगा डोमेन की इम्पल्स ट्रेन है, तो यहाँ पर ये ओमेगा ओमेगा माइनस के हो रहा है। ये टाइम डोमेन की इम्पल्स ट्रेन है तो टी माइनस के, और ये उसका माइनस। पीरियड है और ये इसका पीरियड है, ओमेगा का पीरियड है, ये के ओमेगा नॉट का पीरियड है इसका। ठीक है, तो ये चीज हो गई है। ठीक हो गया, तो ये तो हमने, सर इसके अंदर ये जो 2 पाई और ए के, अगर हम इसको इस तरह लिख देंगे 2 पाई ओवर कैपिटल टी, और साथ ये आगे डेल्टा अच्छा हाँ और नहीं 2 मिनट, डेल्टा माइनस के। आपकी बात ठीक है, इसमें 2 पाई/t आना चाहिए। 2 पाई, मैं एक गलती कर गया हूँ कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 पाई नहीं है, ये 2 पाई/t है। ये थैंक यू ये रिमाइंड कराने का मुझे, इसका एम्पलीट्यूड 2 पाई/T है सबका, नॉट 2 पाई। ठीक है, हाँ ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि ये 2 पाई आप कहना ये चाह रहे हो कि ये बाहर ले आए हम, ये कहना चाह रहे हो। ऐसा किया जा यस सकता है सर। क्योंकि समेशन एक ए के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर तो और ऐसे नहीं ए आ के रहा। हट जाएगा वैसे, क्योंकि ए के की तो वैल्यू हमने पुट कर दी है ना। 1 ओवर कैपिटल टी है हाँ वो तो। यस सर। ठीक है, वैसे जब तक मैंने ए के लिखा हुआ था ये बात ठीक थी, ए के जब तक मैंने लिखा हुआ था ये बात ठीक थी, क्योंकि ए की अपनी वैल्यू आई हुई थी। लेकिन अब जब इसकी जो ऊपर वैल्यू है वो 2 पाई/t है, ठीक है, ए के की अपनी वैल्यू 1/t है, तो क्योंकि ए के 1/t है कांस्टेंट है तो वो बाहर आ सकता है। ठीक है ना, तो इम्पल्स ट्रेन जिसका एम्पलीट्यूड 2 पाई/T है, ठीक है ना, तो ये आपके पास, यानी कि अगर आपके पास यूनिट इम्पल्स ट्रेन होगा जिसके सबका एम्पलीट्यूड यूनिट होगा, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी 2 पाई/T है। एक आखिरी बात फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए याद रख लें, फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने जो पहले कल वाले लेक्चर के स्टार्ट में एग्जांपल बताई थी ना, 4 मैंने बताया था, ये रेक्टेंगुलर पल्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये टाइम डोमेन में, ये वो डुअलिटी थी। ये पेयरिंग है कि अगर आपकी टाइम डोमेन के अंदर इंपल्स ट्रेन है तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी इंपल्स आ रही है, या अगर टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक आ रही है। इसका मैं वापस लूंगा, टाइम डोमेन में जाऊंगा तो ये वापस मुझे दे देगा, यानी कि जो सिंथेसिस और एनालिसिस इक्वेशन है आपस में पेयर बनाती हैं, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर कहलाते हैं इनको। जिस तरह मैं सिंपल एक बात कहूँ कि मेरे पास जो सबसे पहला एक्सपोनेंशियल वाला था e माइनस ए टी यू ऑफ टी, इसका मेरे पास r था 1/a+j ओमेगा, ये आपस में पेयर हैं एक दूसरे के। ठीक है, आपस में ये होगा आपके पास, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और ये अगर आपके पास होगा सिंथेसिस इक्वेशन अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये आपस में एक जोड़े के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाता है उस फोरियर ट्रांसफॉर्म से आप वापस सिग्नल भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। जिस ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के लिए भी ट्रू है, अगर आपको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पता हो, आप रिस्पेक्टिव एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड करते हैं, आपको सिग्नल आ जाता है। ये तो आपने प्रैक्टिकली मैटलैब पे मैंने करके भी दिखाया था आपको। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज अपने क्यूरीज वगैरह पुट करें, ठीक है ना, अदरवाइज वी विल एंड दिस जूम सेशन जब इसकी जो लिमिट है एक्सपायर हो जाएगी। एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोई प्रीवियस क्यूरीज? असाइनमेंट मैंने पुट कर दी है, और 3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, मैंने जानबूझ के थोड़े क्वेश्चन रखे हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं प्रॉपर्टीज के रिलेटेड हों, तो वो बेशक अभी ना कीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैं अगले वीक से स्टार्ट कराऊंगा बकायदा। पार्टिसिपेंट सब आ गए हैं सब ने? हाँ, ये t=4t1 किसी तरह आ नहीं जाता, ये हमने फॉर एग्जांपल लिया है और बुक ने फॉर एग्जांपल लेकर प्लॉट किया है। ये t=4t1 एक एग्जांपल है, t=8t1 भी हो सकता है। मैंने जब चैप्टर के स्टार्ट में कुछ इस चैप्टर 4 के स्टार्ट में कुछ 3 प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने सेंड किए थे। ठीक है, उसके अंदर टी की मुख्तलिफ वैल्यू लेकर चेक किया था, 8t1 भी और 16t1 लेकर भी चेक किया था, जिसमें एनवेलप कंप्रेस होना शुरू हो गया था। ये हमारी ये शुरू में दिया होगा, ये होता ये है कि आपका जो एक्चुअल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड का सिग्नल होता है उसमें t1 आर्बिट्रेरी नहीं होता, कोई ना कोई वैल्यू गिवन होती है। ठीक है ना, आप ये नहीं छोड़ सकते कि ये t1 आर्बिट्रेरी के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, नहीं, इस टाइम का कोई ना कोई 2 सेकंड होगा, -2 सेकंड +2 सेकंड, कोई ना कोई टाइम पीरियड गिवन होगा।
फिर अगला टाइम पीरियड गिवन होगा फिजिकल वर्ल्ड में। हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम ओपन छोड़ते हैं ताकि हमारे पास आंसर वेरिएबल में है। जिस तरह जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो आप वेरिएबल छोड़ते हैं, ठीक है, आप एक आर्गुमेंट छोड़ते हैं कि अच्छा एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो आप ये नहीं करते ऐड 5, 2 के पास 5 और 2 की एडिशन करके दो, आप कहते हैं ऐड x, y, एक्स और वाई जितना भी ऐड करना है वो कर ले। इसी तरह हमने T1 छोड़े हुए अपने, इसका हम एक जनरल आंसर निकाल लेते हैं कि साइन समथिंग आ रहा है। जिस बंदे ने T1 5 रख के आंसर हल करना है उसके पास पहले से आंसर पड़ा होता है, वो उस आंसर में T1 की वैल्यू स्विच करके अपना आंसर निकाल लेता है, ठीक है ना। तो ये T जो है ना T इक्वल टू 4 T1 ये इसी तरीके से। लेकिन जब हमने प्लॉट करना है तो प्लॉटिंग के लिए हमारे पास मजबूरी है कि एक सॉलिड वैल्यू चाहिए। आंसर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका? चैट में मुझे लिख दिया करें जब आप इस तरह क्वेश्चन करें और आपका आंसर हो जाए, ठीक है ना। चैट भी एक अच्छा ऑप्शन है, मैंने आपको पहले भी इनकरेज कर रहा हूँ मैं इस बात को कि आप चैट में क्वेश्चन कर दिया करें, लेकिन ये गारंटी मैं नहीं देता, हो सकता है मेरी नजर से स्किप हो जाया करे, ठीक है। ओके, दैट्स गुड, आपको समझ आ गई। एनी मोर क्वेश्चंस? यार जरा अटेंडेंस वाले ना जिन्हें सिर्फ अटेंडेंस लगानी होती है थोड़ा जल्दी आ जाया करो, वरना ये जूम सेशन के एंड तक जाना पड़ता है, फिर अलहदा से सीआर से पूछना पड़ता है कि किसके जो है ना वो जेन्युइन इंटरनेट इशू है। बाकी सब्जेक्ट्स का किस तरह जा सी आ रहा है? बाकी सब्जेक्ट का कैसे जा रहा है सामा? आप लोगों का प्री रिकॉर्डेड चल रहे हैं या लाइव चल रहे हैं या मिक्स चल रहे हैं, क्या चक्कर है? सर ज्यादातर लाइव ही है सारे। अच्छा, वो बस फिर एंड पे यही चलता है ना, बच जाता है सबके पास ऑप्शन। हम्म। तो वो सर साथ तैयारी भी करनी होती है, बड़ा मुश्किल हुआ है सर आजकल काम। सबके लिए हुआ हुआ प्री रिकॉर्डेड। हमें तो जब शुरू में इन्होंने प्री रिकॉर्डेड का मतलब हमें समझ आया कि ये कहते हैं कि टाइम पे क्लासें भी लें और प्री रिकॉर्डेड वाले जो है वो टाइम पे क्लासें भी लें और प्री रिकॉर्ड भी करें, हमने तो कहा ये तो नहीं हो सकता। मैंने क्योंकि वो जो फर्स्ट वीक था वो उसमें मैंने 2 सब्जेक्ट थे, 6 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए और मैंने 9 घंटे क्लासें ली। वो चार दो दो दिन के अंदर पूरे 2 दिन लगाकर 4 लेक्चर रिकॉर्ड होते थे 40 मिनट्स के। वो लेक्चर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करने होते, एडिट करने भी होते हैं, दोबारा उनको सुन के एडिट करना पड़ता है। वो पूरा पूरा दिन 2 दिन लग जाते हैं 4 बनाने में। तो वो तो मेरा पूरा वीक 24/7 ऑन था। मैंने कहा इस तरह तो नहीं होगा, फिर मैंने हिम्मत करके कहा चलो लाइव ही करते हैं। ये बेहतर रहा है या वो प्री रिकॉर्डेड वाला बेहतर रहा है? सर ये बेहतर है, साथ ये भी है कि चलें सर वो अपना अगर हमने देखना हो बाद में कुछ चीज़ अगर हमारे से मिस हो जाती तो हम उधर से आपके पर वो इसी लेक्चर को हम फिर दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग, देख हाँ लेते हैं। ये भी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो चलो ये भी अच्छा है, कम से कम ये भी मिल जाता है, ये एक अच्छा चीज है। बाकी लोग। सर मैंने वो जी पूछना था जी, कि पूछिए। सर आपने ये 4.6 एग्जाम्पल थी, जी उसके अंदर बोले सर बोले। आपने कहा था कि a(0) जो है वो 1/2 आता है। सर मैंने वो एग्जाम्पल जरा थोड़ा गो थ्रू की थी, देखा था कि इसका मतलब किस तरह कर लेते 1/2 हैं आ रहा है, कर लेकिन सर लेते वो हैं। समझ नहीं आती। वो 1/2 आता है 4T1 रख के। कर लेते हैं, अभी टाइम हमारे पास, हम कर लेते हैं। A0 इक्वल्स टू, पहले तो आए ना ए के, इसका क्या है? ए के आपके पास है, इसका किधर गया, साइन के ओमेगा नॉट T1 डिवाइडेड बाई के पाए के। पाए, पाए के या के पाए, ठीक है। T1 आपके पास आ गया 4 आ गया 4T1, ठीक है। तो T1 आ गया T/4, ठीक है। और ओमेगा नॉट T1 आपके पास क्या आ गया, ओमेगा नॉट T1 आ गया ओमेगा नॉट T/4। तो ओमेगा नॉट आ गया, सॉरी, ओमेगा नॉट आता है, ओमेगा नॉट टी आता है 2π/4, तो ये आ गया π/2, ठीक है, π/2 आ गया। तो मैं ओमेगा नॉट T1 की जगह π/2 सब्सटीट्यूट करने लगा हूँ, ठीक है। तो k π/2 मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया ओमेगा नॉट T1 की जगह, k π/2। अब आप k को 0 पुट करेंगे तो आप कैसे पुट कर रहे हैं k को 0? सर डायरेक्ट तो मैं 0 पुट नहीं कर सकता, तो हाँ, अगर l'Hopital रूल मैं एल लगेगा, ऑर्बिटल रूल लगाऊं। ठीक है ना। यस तो ये सर। आ जाएगा cos k π/2, ठीक होगा। और आर्गुमेंट π/2, 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई। और डेरिवेटिव आप उस चीज के हिसाब से लेते हैं जिसकी वजह से 0 आ रहा होता है, ऐसा ही है ना, यस सर। ठीक है। और उसके बाद आप ये पाई और पाई कट गया, और उसके बाद आप के पुट करेंगे, तो के जब 0 पुट करेंगे ये 1 चला गया,
आगे तो बस सही सर, आगे समझ लग गई, वो 1/2 ठीक है ना? अब इस तरह आ हाँ, जाएगा, सही सर। ठीक है। तो जब 2 पाई से उस टाइम मल्टीप्लाई सर मुझे ये करोगे, नहीं समझ आ रही थी कि ये जो के को हमने एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करना है, कि क्योंकि उस टाइम ये ओमेगा नॉट की नहीं मुझे समझ लगी नहीं थी नहीं कि नहीं 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 नहीं, ओमेगा नॉट जो है जिस, वो हाँ, वावर सॉल्व करेंगे। लॉपिटल रूल जो है ना, लॉपिटल रूल उस वेरिएबल पर लगता है जिस वेरिएबल की वजह से आपकी रेशियो खराब हो रही होती है, जो 0/0 रेशियो सही आ रही सर। होती है। ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत डीप है इस सब्जेक्ट में। और अभी तो ये सिग्नल सिस्टम है, ये तो छोटा भाई है डीएसपी का। अभी तो डीएसपी आप लोग पढ़ेंगे, पता नहीं अब छठे में पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं आप लोग। डीएसपी में और भी मतलब डीप है, लेकिन अल्लाह करे कि आप लोगों की सिग्नल अच्छी हो उस टाइम तक, तो आप लोग डीएसपी भी पढ़ लें, बेहतर पढ़ लें कुछ। मेरा असल में खुद फर्स्ट टाइम सिग्नल सिस्टम पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और मैंने खुद बैचलर में पढ़ी थी, इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अब पता नहीं आप लोगों की कितनी अच्छी होगी। तो आगे क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। चलें, 4 मिनट्स हैं, देखते हैं कौन आता है तब तक। ये बस सेशन हम एंड करेंगे इसको, ठीक है। इस वीक की असाइनमेंट है तो क्विज फिर हम अगले वीक रखेंगे अगर कोई हुआ तो। और मेरे ख्याल है करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्विजेस थोड़ा बहुत करते हैं। मेरे ख्याल है कि कोई एमसीक्यूज टाइप मुश्किल है बने, लेकिन कोई रखते हैं क्विज भी। और अब मैं क्विज को कोशिश करूंगा कि मैं लिमिट रखूंगा 1 पेज से ऊपर, मतलब 2 साइडों से ज्यादा क्विज ना करने की लिमिट हो, क्योंकि लोग पता नहीं इतने इतने पेपर वो करेंगे तो हम उसको कैसे चेक कैसे करेंगे, चेक भी तो नहीं ना होते फिर। सही सर। सर मैं एक क्वेश्चन था कि करे करे। मतलब जिस तरह हमने एक्स एक्स ऑफ जे में आ गया सर, अब हमने ना मशीन के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि जो थर्ड हार्मोनिक होता है वो किसी भी सिग्नल का जो अपना मतलब जो मशीन के अंदर एक थर्ड हार्मोनिक होता है जो उसके अंदर मसला करता है, जो रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा करता है। तो जो सर इसके अंदर अगर हम देखें एक्स और जे ओमेगा के जो ग्राफ है, इसके अंदर जो थर्ड हार्मोनिक है वो इसको ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये जो 4.12 का जो 12 फिगर जो है 4.12, वो फोर एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे ज्यादा करता है, क्योंकि वो है भी एज ऑपोजिट डायरेक्शन में है टू 4.12 फंडामेंटल में। नहीं, ये जो सेकंड हार्मोनिक है, ये एक तो पहली बात है, थर्ड नहीं है। पहली जो है वो डीसी है, फिर फंडामेंटल है, और फिर सेकंड हार्मोनिक है। ठीक है ना? पहली बात तो ये है 2 मेगा नॉट पे है ना। ये इसमें नहीं होता, ये मशीन्स में नहीं, ये बेसिकली सिग्नल्स की बात होती है। उसमें मशीन में यूज हो रहा होगा वो कॉन्टेक्स्ट, मशीन में पावर में ये चीजें यूज होती हैं। आपके जो सिग्नल होता है ना, वो ये क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ। पिछले क्विज का, जो पिछला क्विज एमसीक्यूज वाला था, वो तो उधर ही चेक हो गया था खुद 2 मिनट सामा मैं, वो तो उधर ही हो गया था। जो दूसरा पिछला क्विज है उसको मुझे चेक करने में मैं पहले सोच रहा हूँ उसको मैं चेक कैसे करूँ, क्योंकि पहले तो आपके पास पेपर पेन पे होता था। वो मैं चेक, एक सबसे जो पहला क्विज है उसको मैं मार्क्स आपको सेंड कर सकता हूँ, लेकिन वो क्विजेज मेरे पास ऑफिस में पड़े हुए हैं, वो चेकड है, मार्क्ड है, मैंने आपको देने थे, लेकिन वो फिर रह ही गए, क्योंकि ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। उसकी मार्कशीट मैंने बनाई हुई है, पहले को इसके मार्क्स सारे एंटर्ड हैं। और ये जो एमसीक्यू का हुआ ये भी चेक हो गया, हाँ मार्क्स मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, दरमियान वाला अभी तक चेक नहीं हुआ। अच्छा, तो ये मशीन्स और पावर सिस्टम एनालिसिस में सिग्नल को एनालाइज किया जाता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से जो है ना वो हार्मोनिक्स, कौन सी सिग्नल्स हैं इवन या ऑड, उसमें दूसरे वाले हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इवन या ऑड वाले हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल। तो ये इसमें एक प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर आप उन सिस्टम्स को यूज करते हैं देखने के लिए कि अच्छा ये जो मेरा सिस्टम है ना, इसमें ये वाला हार्मोनिक मेरा ज्यादा खराब कर रहा है मेरे 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 सिस्टम को, तो मैं वो वाले सिग्नल अवॉइड करूंगा देना, या मैं फिल्टर बना लूं पहले ही, इससे पहले मैं फिल्टर लगा लूं ताकि ये वाला हार्मोनिक्स आगे पास ही ना हो और मेरे सिस्टम को खराब ही ना करें, चाहे ये वाला सिग्नल आए भी। ठीक है ना? या मेरे ये सिग्नल इनपुट पर आते ही हैं तो मैं इन सिग्नल्स को ब्लॉक ही कर दूं। मेरे मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सिग्नल भी आ जाता है, दूसरा भी आ जाता है, तो मेरे काम वाला सिग्नल जो कि मेरे सिस्टम को खराब नहीं करता वो आगे पास कर दूं, बाकी को मैं ब्लॉक कर दूं। ठीक है? फिल्टर का कॉन्सेप्ट अभी मल्टीप्लिकेशन और कन्वोल्यूशनल प्रॉपर्टी के साथ आएगा। फिल्टर आपका बेसिकली और कुछ नहीं होता, सिस्टम ही होता है। तो ये जो हम सिस्टम को ब्लॉक पढ़ रहे थे ना, जिसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन हो जाती है, ये सिस्टम वाला ब्लॉक जिसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन हो जाती है, ये आपके वो सिस्टम्स ही होते हैं जो कि रियल टाइम सिस्टम होते हैं। और आप देखेंगे मजे की बात यह है कि जो हम कह रहे थे ना कन्वोल्यूशन होती है, ये अगर सिस्टम आपके पास एच ऑफ
t हो और x ऑफ t इनपुट हो, तो आप कहते हैं ना y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विद h ऑफ t, तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में y ऑफ j ओमेगा इक्वल्स x ऑफ j ओमेगा मल्टीप्लाई विद h ऑफ j ओमेगा, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में बदल जाते हैं। तो ये बड़ा मजे का काम हो जाता है कि हम बजाय कन्वोल्यूशन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करने की बजाय इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई करके रिस्पांस निकाल लेते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आसान प्रोसेस में बदल जाता है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ तरीके हैं एनालाइज करने के सिस्टम को, तो फोरियर भी एक तरीका है एनालाइज करने के सिस्टम को, तो ये टूल है।